हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 1000 क्वेश्चन लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, बिहार पुलिस, टीचर एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो जिसमें इंडियन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने एनसीईआरटी का कंप्लीट सार संग्रह लिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड है इसमें, कंप्लीट निचोड़ रहने वाला है और क्विक रिवीजन एग्जाम से पहले आपका होने वाला है ये। फ्रेंड्स, अगर आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ देख लेते हैं तो एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है और वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा इंडियन इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास पहला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है और ये फोटो में आप देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था एक ऐसे देश की अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक विकास का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है, या ये कह सकते हैं कि जहां पर विकास लगातार जारी है, अभी विकसित नहीं हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड वर्ल्ड यानी तृतीय विश्व शब्द प्रयुक्त होता है। विकासशील देश के संदर्भ में जो है ये थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग होता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? चाइना की अर्थव्यवस्था क्या है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के आधार पर अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है तीसरा स्थान। तो यहाँ पर याद रखिएगा परचेजिंग पावर के हिसाब से थर्ड नंबर पर है। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला है अमेरिका और समाजवादी रूस। दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड देखिए, इसमें इजी क्वेश्चन से लेकर टफ लेवल के क्वेश्चन सारे जो है मैंने इसमें लिए हैं, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत है यहाँ से, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से घुमा के पूछा जाता है, बताइए द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की है। ये भी प्रश्न याद रखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित होती है पूर्ति और मांग द्वारा। रखो और निकलो नीति है पूंजीवाद की है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है सरकार का। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का। भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत में देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि निजी और सरकार दोनों का जो है इसमें अस्तित्व रहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में हजारों बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किंग्स ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? फ्रांस जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था 1948 में अपनाया था भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आयात निर्यात दोनों बंद हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, जहां आयात और निर्यात दोनों बंद हो तो क्या कहते हैं? क्लोज इकोनॉमी। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1990 से मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। जो है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई थी। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? नीति आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2023-24 में, यहाँ पर ये याद रखिए 2023-24 का है, इसको आपको नहीं याद रखना है। लेटेस्ट वाली जो आप अगर देखना चाहें, यहाँ पर मैं बताऊंगा भी नहीं 2023-24 का, आप जो है 2025 का याद रखिएगा, जो कि इंडेक्स और रिपोर्ट वाली जो मेरी वीडियो है उसको जरूर देखिए, उसमें सारे रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है।
इसको आपको नहीं याद रखना है 2023-24 का, आपको 2025-26 का याद रखना है। 2025 का मैंने जो है आपको पढ़ाया है, रिपोर्ट वाली वीडियो, इंडेक्स वाली वीडियो आप देखिए हमारी करंट अफेयर्स की, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कौन कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र है, कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए डिटेल में समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी और मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है द्वितीयक सेक्टर यानी सेकेंडरी जो सेक्टर है वो है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जल आपूर्ति से। फिर है हमारा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल, ये सब क्या है? तृतीयक क्षेत्र है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बताइए सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक? तो इसमें यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र है। कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक में आता है। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग, तृतीयक क्षेत्र सेवा का योगदान कितना है? देखिए प्राथमिक का है 17.7, ठीक है, प्राथमिक का है। द्वितीयक का है 27.6 और थर्ड है तृतीयक क्षेत्र यानी 54.7 का है सेवा क्षेत्र का। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है? सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? वो है तृतीयक क्षेत्र का 54.7%। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देना चाहता हूँ, इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको पेड में मिल जाएगी। 30 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे एप्लीकेशन पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पेड कोर्सेस अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, क्विज बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं आप। इसके अलावा जीके जीएस में आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका जीके जीएस बहुत अच्छा नंबर आए, 90% सिलेबस कवर हो जाए, तो आप ये हमारा 149 वाला जीके जीएस का क्रैश कोर्स, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल, इसमें दोनों है, सब कुछ आप ले लीजिए। इसमें आपको पूरे स्टैटिक जीके, इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्राचीन इतिहास, सारे इतिहास के क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, सारा सब्जेक्ट कवर है। वीडियो कोर्स मात्र आपको 149 में मिल रहा है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाके पेड कोर्स चेक करना होगा। जनरल साइंस का कोर्स आपको 99 रुपीज़ में मिल रहा है फ्रेंड्स, इसको लीजिए आप। हिंदी ग्रामर का कोर्स, बुक्स लॉन्च हो चुकी है, सभी बुक्स में ऑफर चल रहा है, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रही सारी बुक्स को, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर, इसको आप जरूर लीजिएगा। आधे दाम पर जो है आपको बुक्स कुछ टाइम के लिए मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑर्डर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया गया था। दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है इनकी पुस्तक का नाम है। धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1931-32 में VKRV राव द्वारा, प्रति व्यक्ति आया था 62 रुपये। अगला है, स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति गठन 4 अगस्त 1949 को PC महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान किसने दिया था? वाणिज्य मंत्रालय ने। कब दिया था? 1948-49 में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह, स्टॉक नहीं है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है लागत, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राज कृष्णा 1981 में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है यानी सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का सबसे कम योगदान है। सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर का मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल क्या कहलाता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा का सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया गया था, CSO ने 1956 में जारी किया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा, जो है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला आय वाला राज्य है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है बिहार। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? दिल्ली। गरीबी से आशा है जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना। अगला है, भारत में गरीबी का मापन का आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई, क्रमशः 2400 कैलोरी एवं 2100 कैलोरी। मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया 1989 में गठित लकड़वाला समिति द्वारा। नेक्स्ट है, सुरेश तेंदुलकर समिति व सी रंगराजन समिति संबंधित है गरीबी निर्धारण से। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किया गया योजना आयोग ने 1962 में किया था। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। अगला प्रश्न है हमारा, लॉरेंज वक्र है व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रीय प्रदर्शन। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक क्या है? आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है $3 प्रतिदिन आय को। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया अंत्योदय कार्यक्रम 1978 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 को राजस्थान से अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर सन 2000 को गाजियाबाद के शिखोड़ा ग्राम से। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO। अगला है, अदृश्य प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है दीर्घकालीन होती है। व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है विकसित देशों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी और अदृश्य यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू की गई थी 1 फरवरी 2008 से। नेक्स्ट है, नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा का लक्ष्य है 100 दिनों की रोजगार। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है बिहार। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280(1) के तहत। अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 343 झ के तहत। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% मान लीजिए सीधे पूछा जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5 अध्यक्ष सहित। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 16वें वित्त आयोग की अवधि कब है? 2026 से 31। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था फरवरी 2014 में। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। भारत में योजना का स्वरूप कैसा है? मिश्रित स्वरूप है। योजना आयोग द्वारा इंडियन विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था 23 जनवरी 2003 को श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया M विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा है M विश्वेश्वरैया ने 1934 में।
भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्नारायण ने 1944 में। बॉम्बे प्लान यानी 15 वर्षीय योजना लागू हुआ 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा। अगला है पीपल्स प्लान यानी जन योजना निर्मित की गई थी श्री एम.एन. राय द्वारा अप्रैल 1945 में। अगला प्रश्न है सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग संस्था कैसी है? गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। अगला है योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी और मुंटेक सिंह आहलूवालिया। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ है? नीति आयोग का हुआ है। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग अस्तित्व में कब आई थी? 1 जनवरी 2015 को। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में योजना की बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी और अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग क्या है? गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को, एनडीसी को। एनडीसी कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है नीति आयोग का सचिव। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन संबंधित है 7वीं अनुसूची में। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित है रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैराड डोमार मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी योजनाओं का जो है मुख्य उद्देश्य और मॉडल जरूर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योगों को। देखिए ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर ही लीजिएगा। राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई दूसरी योजना काल में। तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर। अब तक की सबसे असफल योजना रही तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी अब तक की सबसे असफल योजना थी। तीसरी योजना का विकास दर लक्ष्य और प्राप्ति दर लक्ष्य क्या था? 5.6 और प्राप्ति था 2.8। इसकी असफलता के यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था? भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962 में भयंकर अकाल। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश, यानी 1966 से 69 को क्या कहा जाता है? योजना अवकाश। योजना अवकाश की अवधि कब थी? 1966 से 66 से 69। चतुर्थ योजना की अवधि कितनी थी? 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर जो है चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगला है गाडगिल योजना कहलाती है चतुर्थ योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चतुर्थ योजना काल में 1969 में। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। 5वीं योजना का काल था 1974 से 78। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? डी.पी. धर ने। 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता।
4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं। 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था, 5वीं जो देखिए 4 वर्ष की योजना, पंचवर्षीय योजना जो थी 4 वर्ष की, 5वीं थी ये, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष की थी। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था पंचवर्षीय योजना काल 5वीं में। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना काल में दिया गया था? 5वीं में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ था 5वीं योजना काल में। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था 5वीं योजना काल में। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 5वीं योजना काल में, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कब? 5वीं योजना काल में। और स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। तो यहाँ पर ग्रामीण बैंक की स्थापना भी याद रखिए, आपका यहाँ से कई क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट है 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ 5वीं योजना में। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का काल था 1978 से 80, 5वीं योजना के बाद। अनवरत योजना देन है गुन्नार मिडल की। अनवरत योजना के प्रतिपादक है रेगनर फ्रिश। अनवरत योजना आधारित है गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 6ठी योजना काल में शिवरामन समिति के सिफारिश पर। 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड जरूर याद रखिएगा, 6वीं योजना काल में हुई थी और इसकी स्थापना नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को हुई थी। किसके सिफारिश पर? शिवरामन समिति के सिफारिश पर। 6ठी योजना आधारित थी आगत निर्गत मॉडल पर। 80 से 85 में शुरू की थी 6ठी योजना, 80 से 85 तक चली थी। 6ठी योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण। बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWCRA तथा RLCECGP कार्यक्रम लागू की गई थी 6ठी योजना में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी 6ठी योजना काल में। 7वीं योजना की अवधि थी 1985 से 90। इंदिरा आवास योजना तथा जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना काल में। इंदिरा आवास योजना 1985-86, जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989। नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना काल में, अक्टूबर 1989 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना की मॉडल तैयार किया था जॉन डब्ल्यू मिलर ने। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। 8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य और प्राप्ति दर लक्ष्य था 5.6, इसका विकास दर लक्ष्य था, प्राप्ति दर लक्ष्य 6.8। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ हुआ था 8वीं योजना काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 8वीं योजना काल में। 15 अगस्त 1993 आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं योजना का काल था 2002 से 7। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना थी 10वीं योजना। 10वीं योजना का विकास दर और प्राप्ति लक्ष्य दर था, विकास दर लक्ष्य 8 और प्राप्ति 7.6। अगला प्रश्न है हमारा 11वीं योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 12 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं योजना की अवधि थी 2012 से 17। नेक्स्ट है 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। 12वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य क्या था? क्रम से 8% एवं 7.6%। अगला है योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ कब हुआ? 1991 में। नई आर्थिक नीति के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत कब हुई थी? 1991 से। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। ट्राइसेम यानी ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 को। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ था 1982 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ? 25 सितंबर 2001 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? सन 2001 में। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ कब हुआ? 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ कब हुआ था? 2003-04 में। स्व जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ कब की गई थी? दिसंबर सन
दिसंबर 2000 में। देखिए बुक्स भी आप ले सकते हैं हमारी जनरल साइंस की, स्टैटिक जीके की, रेलवे ग्रुप डी की वेबसाइट है हमारी onlinehd.books.com से आप ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है इस पर संपर्क कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आए तो। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ कब हुई? 1985-86 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए 15 अगस्त 2008 से। कपाट का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964-65 में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई थी 1920 में बड़ौदा में। नेक्स्ट है, चकबंदी के दो प्रकार हैं, ऐच्छिक व अनिवार्य चकबंदी। नेक्स्ट है, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में पंजाब से। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में मध्य प्रदेश से। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत। सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। जोतों का आकार सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है नागालैंड में। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून। फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1985 में। अगला है, कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की थी राज्य समिति ने। भारत की पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? 1970-71 में। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1999-2000 से। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी? नाबार्ड है। रबी फसल की बुवाई कब होती है? अक्टूबर-नवंबर में। खरीफ फसल की बुवाई होती है जून-जुलाई में। अगला है, रबी फसल कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है? रबी फसलें हैं। खरीफ फसल कौन सी है? चावल, बाजरा, मक्का, जायद फसल। मक्का जायद फसल है ककड़ी, तरबूज, खीरा, सब्जी। फ्रेंड्स, रबी और खरीफ की फसलें एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इनको आप याद रखिएगा। कई बच्चे इसमें ही गलती कर देते हैं, रबी और खरीफ की फसलें पता नहीं होती। अगला है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। ये भी एक क्वेश्चन पक्का मान लीजिए, भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति सबसे प्रभावित फसल है गेहूं, जो हरित क्रांति सबसे प्रभावित फसल है। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश है मैक्सिको, जो हरित क्रांति का जनक देश है। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। भूरी या ग्रे क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। सारी क्रांतियां याद रखिएगा, यहाँ से जरूर प्रश्न बनते हैं। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलन है इंद्रधनुषी क्रांति। प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। केंद्र सरकार लगाती है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर, ये सब कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स कौन सा है? भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री, मनोरंजन टैक्स, पथ कर और वाहन कर, ये सब कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति कौन सी? चलैया समिति। गठन हुआ था अगस्त 1995 में। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत कौन सा? निगम कर है। निगम कर लगता है कंपनियों की आय पर। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था 2005 में हरियाणा में। मोड वैट यानी संशोधित मूल्यवर्धित कर संबंधित है उत्पाद कर से। सेन वैट संबंधित है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सर्विस टैक्स लेता है आयकर विभाग। भारत में GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। GST क्या है? प्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर। GST सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा,
जीएसटी की 4 दरें हैं, 0%, 5%, 18% और 40%। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 2016 को। सेवा कर प्रारंभ किया गया था 1994-95 में। रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। वांचू समिति संबंधित है प्रत्यक्ष कर जांच से। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है मुद्रास्फीति कहलाता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011-12। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन है ब्याज दरें बढ़ाना। मुद्रास्फीति से हानि होती है ऋणदाता को, मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को। सर्वप्रथम मुद्रा का चलन हुआ था 1542 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी करेंसी मुद्रा का प्रचलन हुआ था 1862 में। भारत ने दाशमिक दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया था 1 अप्रैल 1957 से। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया 1 अप्रैल 1957 को। नेक्स्ट है, विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी 1790 में फ्रांस में। मुद्रा अविस्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना क्या कहलाता है? अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 3 बार 1949, 66 तथा 1991 में। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास पलायन की प्रवृत्ति होती क्या कहलाती है? हॉट या गर्म मनी। रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था 19 अगस्त 1994 को। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 1999 में। वर्तमान में यूरो मुद्रों को अपनाने वाला राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 20। 20वां देश है क्रोएशिया। सबसे महंगी मुद्रा है इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो क्या कहलाती है? सॉफ्ट करेंसी। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। अब तक भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? 3 बार 1946, 1978, 2016। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1993-94 के बजट में। बाजार के नियम के प्रतिपादक हैं JB से। हवाला क्या है? मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? क्रोमर ने। ऐच्छिक मुद्रा क्या कहलाती है? शाख मुद्रा। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी कहलाता है क्रेडिट कार्ड। ब्लैक मनी का अर्थ है अघोषित धन। स्मार्ट मनी का अर्थ है क्रेडिट कार्ड से। मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप है M1। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है कच्चा तेल के आयात पर। भारत में सर्वाधिक आयात करता है चीन से। भारत सर्वाधिक कहाँ से आयात करता है? चाइना से। भारत में सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका। मौद्रिक व्यवस्था इकाई है रुपया। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव का। 1 रुपये से अधिक के सभी मूल्यों को नोट पर हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के गवर्नर का। आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में लिखा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आरबीआई द्वारा जितने भी नोट हैं उस पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं। 1 रुपये के नोट व सिक्का जारी किए जाते हैं भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा, याद रखिए ये। भारत में वित्तीय घाटे का मुद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है? मुद्रा बाजार। गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार क्रय विक्रय से। भारत में सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्यात आयात बैंक। एक्जिम बैंक यानी निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1982 में। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की। यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1964 को। मुख्यालय मुंबई में है। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था यूटीआई, एलआईसी और जीआईसी। एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1972 में। बीमा क्षेत्र का नियमन करती है आईआरडीए।
सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है एसबीआई। अगला प्रश्न है हमारा, आईआरडी यानी भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 19 अप्रैल सन 2000 को मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। भारत का पहला म्यूचुअल फंड था यूटीआई। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो प्रतिभूति मुद्रणालय है नासिक में है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, बैंक नोट प्रेस देवास में है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। भारत में सिक्का बनाया जाता है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद व नोएडा में। सहकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। नकदी में प्राप्त मजदूरी है मौद्रिक मजदूरी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? वर्ष 1948 में। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को गवर्नर सीडी देशमुख द्वारा। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे ओसवान स्मिथ। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? केजे उदेसी। भारतीय रिजर्व बैंक में होते हैं 1 गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर। रिजर्व बैंक का लेखा जो वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को रखा गया था एसबीआई। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, यानी एसबीआई जो है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक है एसबीआई। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति की संतुष्टि पर। सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। अगला है, दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि प्रस्तुत की गई थी हजारी समिति ने। नोटों का निर्गमन करता है आरबीआई 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों को छोड़कर। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली है न्यूनतम कोष प्रणाली। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था अक्टूबर 1956 में। आरबीआई के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए। फेडरल रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है अमेरिका का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। भारत का प्रथम बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12 है। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में कब शुरू की गई? 1995 में। इसमें संशोधन हुआ 2002 में। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन योजना प्रभावी है 2006 से। बैंकिंग लोकपाल का कार्य है बैंक ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2003 में। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक है आईसीआईसीआई, स्थापना 1994 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई थी 1998 में। भारत में एटीएम सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक है एचएसबीसी 1987 में। देश का प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया कोच्चि में एसबीआई द्वारा। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति स्थापना हुई थी 1931 में। नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से। गोयपुरिया समिति संबंधित है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश। यूटीआई बैंक वर्तमान नाम है एक्सिस बैंक 30 जुलाई 2007 से। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना की गई थी फरवरी 1964 में। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति कहलाता है ट्रेजरी बिल। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। वर्तमान में आरबीआई कितने दिनों की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है? 91 एवं 364 दिन की। ट्रेजरी बिल्स की न्यूनतम राशि होती है 25,000 रुपया तथा इसी गुणक में। अगला है, एडहॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया 30 मार्च 1997 को, शुरू हुआ 1955 में। भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है मौद्रिक नीति समिति, अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है प्रति 2 माह पर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यानी सीआरआर, एसएलआर। जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक सुधार नकदी ऋण प्राप्त करते क्या कहलाता है? रेपो दर। वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर।
बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह कहलाता है सीआरआर, नकद आरक्षित अनुपात। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है वैधानिक तरलता दर, एसएलआर। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है क्या कहलाता है, बैंक दर। एनईएफटी आरटीजीएस साधन है मुद्रा अंतरण के। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं यूके में। सहकारी बैंक का गठन होता है 3 स्तर पर। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई थी 1904 में। मानसून का जुआ कहलाता है भारतीय बजट। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में। शून्य आधारित बजट कहलाता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट देन है अमेरिका की। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया, 1987-88। जनरल साइंस का पूरा कोर्स मिलेगा आपको 99 रुपीज़ में। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 10,000 प्रश्नों की सीरीज है। वीडियो क्लास प्लस पीडीएफ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ है। टॉपिक आधारित क्लास है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू, 1 साल की वैधता है। इतने कम प्राइस में आपको पीडीएफ भी मिल रहा है जिसको आप प्रिंट करा सकते हैं, साथ में वीडियो कोर्स भी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले सकते हैं। शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे पीए पायर। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर कहलाता है बजटीय घाटा। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ होता है शेयरों की खरीदारी। विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश है स्वीडन। बिग पुश सिद्धांत दिया था रॉडन ने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, वर्ष 1986 में। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। पूंजी बाजार से आशय शेयर बाजार। अगला प्रश्न है भारत का पहला और सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, 1875 में। बीएसई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हुआ 19 अगस्त 2005 से। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। बीएसई का सूचकांक है सेंसेक्स। एनएसई की स्थापना कब हुई थी, 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर। एनएसई का प्रमुख प्रवर्तक है आईडीबीआई। एनएसई का मुख्यालय कहाँ है, वर्ली मुंबई में। एनएसई सूचकांक है निफ्टी। तेजड़िया एवं मंदड़िया यानी बुल एवं बियर संबंधित है स्टॉक मार्केट शेयर बाजार से। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 23। बीएसई के 30 शेयर वाला संवेदी सूचकांक आधार वर्ष है 1978-79। बीएसई के 100 शेयरों वाला राष्ट्रीय सूचकांक आधार वर्ष है 1983-84। एनएसई के 50 शेयरों का सूचकांक है निफ्टी। नॉस्टैक शेयर सूचकांक है अमेरिका का। जो डो जोन शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क का। फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक है जर्मनी का। निक्की शेयर सूचकांक है जापान का। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है सेबी, मुख्यालय मुंबई। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 एस ए दवे की समिति की अनुशंसा पर। सेबी को वैधानिक दर्जा मिला 30 जनवरी 1992 को। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया 1962 में एम्स्टर्डम में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई, 1965 में। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1920 में झांग, पंजाब में। भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य है दीर्घकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में हुई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति घोषणा कब की गई, सन 2000 में। SAZ एक्ट पारित किया गया था 2005 में। पहला SEZ यानी सेज विकसित किया गया कंडाला में। माल्थ सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। महाजन समिति संबंधित है चीनी उद्योग से। ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है चीनी घोटाले से। सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। हजारी समिति औद्योगिक नीति से। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस से। मिर्धा समिति संबंधित है सहकारिता आंदोलन से। नेक्स्ट है सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है सिडबी का मुख्यालय। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग क्षेत्र से। मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक पूंजी बाजार। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया 1953 पंजाब में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है ISI मार्क, 1955 में भारत में प्रभावी है।
भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1987 को, मुख्यालय दिल्ली में है। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से। हॉलमार्क व्यवस्था लागू है 2002 से सोना पर तथा 2005 से चांदी पर। पेटेंट अधिनियम पारित किया गया 1970 में। और ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, इको मार्क संबंधित है पर्यावरण से। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एग मार्क, वर्ष 1986 से प्रभावित। अगला प्रश्न है, केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में। शीतल पेय, सॉस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह है FPO। श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन, बिजली की वस्तुएं, ये सब। क्रिसिल है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है हैदराबाद में। स्थापना 1977 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया? 1973 में। सेल की स्थापना 1976 में हुई थी। सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण द्रव कहा जाता है पेट्रोलियम को। स्पेशल 301 तथा सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियाँ। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत देश है सिंगापुर। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। गैट की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। गैट का स्थान WTO ने लिया था 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है जेनेवा में। WTO के प्रथम अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड। WTO की सदस्य संख्या है 164 देश है अफगानिस्तान। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का अन्य नाम है पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। विश्व बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों को। विश्व बैंक को उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, IDA को। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन को यानी WTO को, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। IMF किसकी सम्मेलन की देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है? केवल सदस्य देशों को। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? 1911 से 21। जन्म दर व्यक्त किया जाता है प्रति 1000 पर। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ था। भुगतान संतुलन निहित होता है दृश्य अदृश्य व्यापार एवं ऋण। अगला क्वेश्चन है, फेरा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पारित किया गया था 1973 में विदेशी निवेश एवं व्यापार को सुगम बनाने हेतु। फेरा की जगह फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? 1999 में। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? चित्रा सुब्रमण्यम ने। मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है? वाटरशेड विकास से। ईश्वरन समिति का संबंध है वाटरशेड विकास से प्रशिक्षण से। डिविडेंड क्या होता है? कंपनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। अगला प्रश्न है, वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? हिक्स की। पेपर गोल्ड कहलाता है SDR। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1996 में। आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा? राजकोषीय घाटा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1978-79 में। नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कुल कितनी है? 14 है वर्तमान में महारत्न कंपनी। नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई थी 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव द्वारा। NGO का आशय है गैर सरकारी संगठन। सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने हेतु दर्जा दिया जाता है महारत्न एवं नवरत्न और मिनी रत्न का। देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या है 16। नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में पेश की गई थी? 1997-98। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया था 21 दिसंबर 2009 को। मिनी रत्न योजना शुभारंभ की गई 1970 में।
भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर के 8 आधारभूत उद्योग हैं: इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद व विद्युत। एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। गोल्डन हैंड शेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। केवाईसी का है नो योर कस्टमर। ईसीएस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। सीआरवाई का चाइल्ड राइट्स एंड यू। सीबीएस का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966, मुख्यालय मनीला। भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए फ्रेंड्स। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। इस कोर्स को ज़रूर आप लीजिए। जीके जीएस में अगर आपके नंबर कम आते हैं, आप कमज़ोर है आपका जीके जीएस, तो इस कोर्स को जरूर पढ़ के जाइए। आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, पूरा सिलेबस कवर होगा। वीडियो इसमें आपको स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी, सब कुछ वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ फाइल। 149 रुपये में आपको क्या चाहिए, इससे कम में बुक भी नहीं मिलता, इससे ज़्यादा प्राइस में बुक मिलता है। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, पेड कोर्स में जाके चेक करिए। फ्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ अवेलेबल है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। जनरल साइंस के पूरे क्वेश्चन आप 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल दोनों है। बुक ऑर्डर कर लीजिएगा ये कंप्लीट onlinehd.books.com से, और ये आप हमारा पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।